नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम संगीनी में। मुझे हर जख्मी दिल, हर जख्मी जिगर की बात करने दो, नहीं खबर है जिसकी उस बेखबर की बात करने दो। दोस्तों, जिंदगी में इतने मुद्दे होते हैं लेकिन हम सब पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, और हमारे ही बीच में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज, देश और परिवेश का ध्यान रखते हुए वन्य जीव और पर्यावरण की ओर आगे बढ़ते रहते हैं और समाज को एक नई चेतना की ओर आगे बढ़ाते हैं। आइए मिलवाते हैं नम्रता सक्सेना से। आप हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई। नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीनी में बुलाने का। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये? वर्ल्ड संस्था कभी सोच के शुरुआत हम लोगों ने नहीं की थी कि पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए काम करना है, पर कभी कभी हम लोगों को ऐसा कुछ हो जाता है कि हम लोग शायद इसके प्रति आगे बढ़ जाते हैं। बचपन से ही लगाव था पेड़ों से, जानवरों से। घर में सभी के हम लोग के पेट्स होते ही हैं। मेरे को साथ में जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा, गायों को रोटी देना, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, उनको बचाना करना, कभी कुछ आपस में लड़ाई हो रही है, ये बचपन से ही था। घर पे सब लोग कहते थे मत बीच में पड़ो, पर दो डॉग्स लड़ रहे हैं तो बीच में हम घुस जाते थे कि नहीं, उनको बचाएं। इसी तरह से शादी होके आए हम, तो ऐसा कुछ करने को कभी सोचा ही नहीं था कि क्या करेंगे अपने, कभी भी कुछ सोचा नहीं था कि क्या काम करना है हमको। शुरुआत हुई और हम लोग, मेरे हस्बैंड वो काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण के प्रति काफ़ी काम कर रहे हैं, तो साथ में उनके ऐसे ही कि ठीक है साथ में चल लेते हैं। तो चलते चलते उनके साथ काम करना शुरू किया इसके लिए, और अब शायद ये एक पैशन हो गया है जिसके लिए मैं दिन रात हमेशा इसमें काम करते रहते हैं। पेड़ों का मेनली हम लोगों का है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगें, वृक्षों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं, और जानवरों के लिए भी साथ के साथ, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं सब चीज़ें, पक्षी जानवर। अगर कैंपेनशिप की बात करें तो मकर संक्रांति पर फर्स्ट आपकी ही शुरुआत हुई थी फ्री स्काई के नाम से, उसके बारे में बताएंगे आप? मकर संक्रांति पे ऑपरेशन फ्री स्काई करके एक कैंपेन हम लोग की एक शुरुआत थी, कोशिश थी छोटी सी पक्षियों को बचाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मंचे से यहाँ पे पतंगे उड़ाई जाती जिससे कि उनके पर कट जाते हैं, कहीं ना कहीं इंजरी बर्ड्स की हो जाती है। उसके लिए एक बार हमारी छत पे एक कबूतर गिर गया था, ये करीबन 11-12 साल पहले की बात है। जब उसको देखा, मैंने उठाया, उसके खून बह रहा था, तब एक दिल से निकला कि ये एक मेरे ही नहीं कई जगह होता होगा, और शायद हम लोग ना जानते हुए कि उसको क्या, किस तरह से हम लोग उसको पहली एक मेडिकल फैसिलिटी दें, शायद वो इस अभाव में मर भी जाते हैं। पहल आपसे हुई थी इस काम की? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम, मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि आपके सामने एक परिंदा जिसको मैं कुछ नहीं कर सकती, वो बोल नहीं सकता मुझे कि उसको क्या हो रहा है, सिर्फ खून बह रहा है, उसका धागा हटाया गया, उस पर मैं कुछ और जानती नहीं थी, डिटॉल वगैरह लगा के मैंने उसको, सोफ्रोमाइसिन लगा के उसको थोड़ा सा रैप करके रख दिया। 2-1 दिन बाद वो धीरे धीरे ठीक होता गया, और एक फिर शुरुआत सी हो गई कि नहीं, अब मेरे को इसको बचाने के लिए करना है, और लोग जुड़ते गए साथ के साथ। अब तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। और नम्रता, आप जैसे कि आप पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, आप जंगलों में भी जाती है वन्य जीव को बचाने के लिए, तो वहाँ पर कुछ आपने कौन कौन से आपने एनिमल्स देखे, और कोई ऐसा हादसा हुआ आपके साथ कि लगा कि नहीं, मैं कहाँ आ गई यहाँ बीच में? नहीं, बहुत बार ऐसे होते हैं, क्योंकि जंगल शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि अंदर से कि शेर चीते आ जाएंगे, वो इस तरह सबका सामना किया होगा आई थिंक। हाँ, खुले में तो नहीं, आमने सामने किया। जैसे हम लोग यहाँ पे जो सेंचुरीज हैं वहाँ पे हम लोग गए हैं, पर ये होता है कि उस टाइम भी ये लगता है कि हम कैप्टिविटी में और वो खुले में हैं, कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, पर तब भी कुछ कह नहीं सकते। वन्य जीवों का कभी भी स्वभाव आप बदल नहीं सकते, कब उसका मन करे और आपके ऊपर आपकी मुलाकात हुई। यहाँ पे हम लोगों ने पैंथर देखे हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी हैं झालाना के आसपास। अगर जयपुर की बात की जाए, राजस्थान में बात की जाए तो टाइगर्स हम लोगों ने देखे हैं, बाघ जिसे हम कहते हैं, और छोटे छोटे जानवर होते हैं, ये अपने हिरन हो गए, होश हो गए, फॉक्स होते हैं। काफी बोल्ड है नम्रता इसका शायद बनने की कोशिश आपने काफी अवेयरनेस के लिए भी आप स्कूल्स में जाती हैं, तो किस तरह से स्टूडेंट्स को आप अवेयर करती हैं इन्वायरमेंट के प्रति? हाँ, स्कूल्स में हम लोगों का, मेरा ये उद्देश्य है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको हम इतना बोल्ड बना सकें कि आने वाले टाइम में बहुत सारी नम्रता यहाँ पर हों जो इस काम को बचाने के लिए आगे आएँ। मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ, खूब सारे पेड़ लगाओ। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ उन्हें, वो मेरे को कहते हैं ये पेड़ों वाली मैम है, ये जानवरों वाली मैम है, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, वो मुझे मेरे काम से पहचान रहे हैं।
और इसी तरह से बच्चों को मैं बताती रहती हूँ कि पेड़ को बचाना है, तोड़ना नहीं है। नम्रता जी, आप गाँव में जाकर भी महिलाओं को बहुत ही अवेयर कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उन्हें एनवायरनमेंट के प्रति भी जागृत कर रही हैं, आखिर कैसे? ये हमने शुरुआत की थी सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा, जो कि शब्द गांव वाले जो औरतें हैं वो शायद इसका मतलब भी नहीं समझती कि शायद सूरज से रोशनी भी बन सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे समस्या लाइट की बहुत ज़्यादा होती है और गांव में तो खासकर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लाइट की समस्या रहती है। उनको इसके बारे में बताना, सौर ऊर्जा क्या होती है और उसको किस तरह से हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, उनको ट्रेनिंग दी, मीटिंग्स करी, पर ये आसान नहीं था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि गांव वाली औरतों को, चाहे किसी को भी, हमारे शहर में भी हम किसी का विश्वास हासिल आसानी से नहीं कर सकते। वो मुझे निकालना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, वो मुझे क्यों समय देंगी? उनको खेत पे जाना है, उन्हें बच्चे संभालने, उन्हें खाना बनाना है, क्योंकि उनका पूरा दिनचर्या है, वो मेरे को क्यों देंगी? धीरे धीरे उनके पास जाके बैठना, उनसे बातें करना, उनकी समस्याएं सुनना, हो सकता है कुछ हल मैं भी उनको दे सकती हूँ। बातों बातों में हम उनको बातें करने लग गए, धीरे धीरे विश्वास पैदा हुआ, वो हमारे साथ काम करने लगी। और सौर ऊर्जा में मैं आपको बताना चाहूँगी, राजस्थान में ही नहीं, विश्व भर में एक पहली महिला एंटरप्रेन्योर हम लोगों ने शुरुआत की, जिन्होंने एक खुद की अपनी दुकान खोली है इसकी। खुद ही वो अपने आप से सौर ऊर्जा से किस तरह से खुद कमाने लगी और एक सशक्त बन के वो आगे आई हैं। क्या बात है। तो आपके माध्यम से कई महिलाएं सशक्त भी हुई और साथ ही स्टूडेंट्स भी एनवायरनमेंट के प्रति जागृत हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि आखिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड वाइड की दुनिया में जाने के लिए हम कैसे पहुँच करें, क्या करें, इसके बारे में बताएं। इसके लिए कहीं कोई कोर्स नहीं है, मन में इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें काम करना है, क्योंकि दिक्कतें सभी कामों में आती हैं, पर हमें उसमें आगे बढ़ना है। हमें ये चीज़ मन में एक लगन होनी चाहिए। नम्रता, जाते जाते एक सवाल और करना चाहेंगे कि ये फील्ड आपने चुना तो कई लोगों ने आपका आई थिंक विरोध भी किया होगा कि क्या इन जानवरों के बीच में हो, क्या ये पर्यावरण में क्या लगा रखा, कुछ ऐसा फेस किया आपने? शुरुआत में बहुत ज़्यादा ये फेस हुआ था, क्योंकि आज से शायद अगर 12-13 साल पहले जब मैं इस संस्था से जुड़ी थी, सभी लोग ये कहते थे क्या पेड़ों के लिए काम कर रही हो, पेड़ तो ऐसे ही उग जाते हैं। पर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और आज आप देखिए सभी लोग कर रहे हैं ये काम, बड़ी से बड़ी संस्थाएं, बड़ी से बड़ी हमारी सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे रही है। और यही हमारी छोटी सी एक कोशिश थी कि सभी लोग इसके लिए अवेयर हो, आगे आएँ और पेड़ लगाएं। बिल्कुल, और आप हमारी संगीनी प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई ये गंभीर मुद्दा है, हमें पर्यावरण को बचाना है। और रिसेंटली उदाहरण आप देख ही रहे हैं, उत्तराखंड में पर्यावरण से हमने कहीं ना कहीं छेड़खानी की थी और उसका परिणाम हम खुद भुगत रहे हैं। तो प्लीज पेड़ बचाइए, पेड़ लगाइए और पर्यावरण को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दीजिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलते हैं दामिनी में। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दुकान लगाना परमिशन नहीं है दुकान की। इस जगह पे धंधा करने का परमिशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं लगा सकता। चलिए निकलिए जल्दी। सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ रेडी वाले, दुकान चला वाले। चला आगे लो। चल खाली कर, ओए हीरो ओए, चलो उठा अपना ठेला, दफा हो जाए यहाँ से, चल निकल। अपन कहीं नहीं जाने वाले साहब। क्यों, तुझे क्या एप्लीकेशन देना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए? नहीं साहब, पर जैसे आप ड्यूटी करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। ओए बहुत बोल लिया, देख रहा है डंडा है? चल निकल ले यहाँ से, चल हवा खा। अपन को खाने का नहीं, खिलाने का शौक है साहब। गोलगप्पे और सब, ये परमिशन भी है बेचने के लिए। तो खिला ना। पथ विक्रेता अधिनियम एक और ऐतिहासिक कदम होगा। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा फेरी वालों को जीविका चलाने का कानूनन अधिकार देगा। 14 साल की उम्र से ऊपर का व्यक्ति अपने निजी कस्बा विक्रय समिति में खुद को पथ विक्रेता रजिस्टर कर सकेगा, जिससे वो विक्रय परिक्षेत्र में व्यवसाय कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पथ विक्रेता, जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन विधेयक को 17 अगस्त 2012 को मंजूरी दी और विधेयक संसद में विचाराधीन है। अपना हक लेना जरूरी है। कितना भी मुश्किल और खतरा भरा रास्ता हो, बेखौफ खबरों की जड़ तक जाते हैं। ब्लास्ट करके इस पुल को उड़ाया गया है, काफिले पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। कभी भी रहते हैं हम मौजूद। पुलिस फायरिंग सबसे पहले खबरें। स्पॉट फिक्सिंग में अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पानी छोटा है, ये नहर टूटने की कगार पे है। नहीं फील कर रहे हैं, आदमी को मार रही है, कौन कर रही है? सीबीआई ने देख, हम हैं आम आदमी की पहचान। आप देख रहे हैं, सच्चाई को लाते हैं आपके सामने ईटीवी न्यूज में दिन भर लगातार। वो बोलते हैं बिंदास, वो जीते हैं बिंदास। यूँ तो मैं कुछ ज्यादा बोलती नहीं हूँ, उनके इरादे हैं बुलंद। कहते हैं ना,
अट्रैक्शन मेक्स द पावर, वही हम देना चाहते हैं। उनका जोश है निराला, तू मारेगा मुझे। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ टैलेंट। मनिए साहिब जी हाँ करता बहाने। Watch Wives every Sunday at 3:30 PM only on ATV Rajasthan. बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। मिस्टर जी सब जानते हैं जी जानते हैं। घर, मोहल्ला या ऑफिस, मिस्टर जी की ही वाहवाही। और क्यों न हो, मिस्टर जी जो लगे रहते हैं सुप्रभात से। हाँ जी, सुप्रभात राजस्थान से ताजा खबरों का खजाना। तो आप भी शुरू कीजिए सुप्रभात राजस्थान हर सुबह 7 बजे। जानते हैं जी जानते हैं। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा। लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। अगर फैशन में स्टाइल का तड़का लग जाए तो ट्रेंड्स बदल जाते हैं। ट्रेंड्स पर अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो लुक्स निखर जाते हैं। इंटीरियर्स, डेकोर्स, गैजेट्स, गिज़्मो, हाई डिजाइन, फूड टेस्ट, अगर ये सब एक जगह हो तो लाइफ संवर जाती है। Watch Lifestyle only on ATV Rajasthan. किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। गीत के ये बोल हमारी आज की दामिनी मंजू तोशनीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तो बड़ौदा में रहती थी। वहाँ मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते थे। तो मैं जब करीब 10 साल की थी तब भी मैं उनके साथ में जो हरिजनों की बस्ती हुआ करती थी वहाँ जाते थे हम लोग, और वहाँ जा कर के उन बच्चों को नहलाना धुलाना कपड़े बदलना करते थे। और तब से ही मेरे मन में ये था कि मैं बड़ी होंगी तब भी जितना भी मैं समाज सेवा कर सकूंगी वो करूंगी। और एक मेरे साथ बहुत था कि मैं किसी के भी प्रति, चाहे वो बच्चा हो बड़ा, अन्याय होते नहीं देख सकती थी। तो मुझे अगर कोई किसी को मार रहा है या कोई बच्चे को तंग कर रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और तब से मेरे को ये लगता था कि बच्चों के लिए मैं जो भी कर सकूंगी वो करूंगी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ऐसी विचारधारा रखने वाली मंजू बचपन से ही समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पे आए करीब हम लोग आ गए थे 59 में, और तब से 1-2 साल छोड़ करके, मतलब शुरू के 1-2 साल तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा सिवाय इसके कि लेडीज़ क्लब ज्वाइन किया और वहाँ पर खूब अच्छे से काम किया। पर ज़्यादा काम वो था कि हम लोग नई नई चीज़ें बनाते थे, नई नई चीज़ें सीखते थे। लेकिन सोशल वर्क का मेरा जो मौका मेरे को मिला अजमेर में, वो यहाँ पर 70s में अनिल बोर्डिया कलेक्टर थे यहाँ के। उनका बहुत इच्छा थी कि यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षण समिति की स्थापना करें। तो उन्होंने हम लोगों को सबको बुलाया कलेक्ट्रेट में और वहाँ पर एक मीटिंग रखी और वहाँ पर प्रौढ़ शिक्षण समिति की स्थापना करी।
हंसता खेलता ये मासूम बच्चा अपनी शारीरिक व मानसिक दुर्बलताओं के कारण विशिष्ट है। इसी तरह कई विशिष्ट बच्चों के विकास के लिए मंजू विशेष बच्चों के विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। वीर मनोविकास एक छोटी सी संस्था है जिसमें कि 25 से बच्चे पढ़ते हैं और उनके साथ भी हम लोग अब काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो स्पेशल बच्चे आते हैं जिनको कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है अटेंशन की, उस तरह के बच्चे हैं। तो वहाँ पर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी चीज़ की उनको ज़रूरत हो, दूसरे लोग भी देते होंगे, लेकिन हमारा मेन रहता है कि उनको जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, कभी साइकिल चाहिए, कभी कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कुछ चाहिए, वैसी सारी चीज़ें हम लोग उनको दिलवा देते हैं। मानव सेवा को अपना कर्तव्य मानने वाली मंजू अजमेर के अपना घर से भी जुड़ी हुई है। यहाँ रहने वाले सभी जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा करने से इन्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। अजमेर के साथ साथ जयपुर के कई गैर सरकारी संस्थानों से भी मंजू जुड़ी हुई है। इंडस्ट्री से भी हमको कुछ ना कुछ चैरिटी देनी होती है, तो कुछ तो वो हमारा ही आखिर ट्रस्ट में भी तोशनीवाल इंडस्ट्री से हम ही लोग पैसा डालते हैं, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि सारा ही मैं तोशनी ट्रस्ट में डाल के दूँ। बहुत सा पैसा हम लोग फिर डायरेक्टली भेज देते हैं। पर जो अभी हम लोग खास करके जो हमारा चल रहा है ज़्यादा, वो SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ जो है, उसमें जयपुर में जो है, हमने 3 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं उसमें। जन सेवा को अपना धर्म मानकर चलने वाली हमारी आज की दामिनी मंजू तोशनीवाल को संगनी का सलाम। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ये इंस्पेक्टर ना बिना ब्रेक का बुलडोजर है, एक बार चलता है ना तो रुकता नहीं है। ए हट रे। 20 तारीख सितंबर में मस्त फिल्म अरे ली। हाय रे दैया, अब मार ही डालोगे क्या? हाँ? नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में देखिए इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। खंडूरी जी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं,
जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी, सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथों हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती है। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर का लेना हो जायजा, तो देखिए खास खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सखी सहेली में। कैनवास पर आड़ी तिरछी लकीरों में ये रच देती है गीत, छंद, कविताएं। आइए मिलवाते हैं पेंटर और राइटर इरा टांक से। इरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम। थैंक यू राखी जी। इरा जी, आपके अंदर दोनों विधाएं हैं, आप राइटर भी हैं, पेंटर भी हैं, तो दोनों विधाओं के साथ कैसे मैनेज करती हैं? क्या सब्जेक्ट्स चुनती हैं आप? ये आर्ट, शब्द और रंग दोनों इस तरह से मेरे वजूद में शामिल हो चुके हैं राखी जी कि मैं इन दोनों में अंतर ही नहीं कर पाती। तो मुझे आर्टिस्ट कहना या सिर्फ राइटर कहना गलत होगा। मुझे लगता है कि मैं दोनों ही हूँ और दोनों में से एक भी ना हो तो मैं अधूरी हूँ। क्या बात है, ये बात आपने बहुत बड़ी बात कही। लेकिन एक आर्टिस्ट के अंदर जब तक वो खुद अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा नहीं हो जाते हाथ से, तब तक एक आर्टिस्ट नहीं बनता है, एक राइटर नहीं बनता। तो आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं, तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, कई लोगों के लिए कहा जाता है कि वो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं और ये जन्मजात उनमें गुण होते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि कुछ आर्टिस्ट हालातों से भी बनते हैं। कुछ उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और पता नहीं चलता कि जिंदगी किस मोड़ पे लेके आ जाती है। आखिर वो कौन से अनछुए पल थे? तो बचपन से तो मैं आर्टिस्ट नहीं थी, क्योंकि बचपन में मुझे याद है जब मुझे लौकी बनाने को कहा जाता था तो मैं केला बना देती थी और बिल्ली बनाने को कहा जाता था तो एक छोटा सा चूहा बन जाता था। लेकिन अचानक 2 साल पहले मैंने अपनी 1-2 बनाई हुई पेंटिंग्स फेसबुक पे डाली, तो उन पेंटिंग्स को हाथों हाथ खरीद लिया गया बाहर से, अमेरिका से, और अमेरिकन वेबसाइट ने मुझे अपनी साइट पे जगह दी और मुझे आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया। ये सब बिल्कुल अचानक हुआ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में एक आर्टिस्ट बन जाऊंगी। लेकिन एक है कि प्रोत्साहन मिलता है तो इंसान आगे बढ़ता है, तो इस लाइन में फिर मैं आगे बढ़ी। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई, मेरी पर्सनल लाइफ में भी और कुछ हेल्थ वाइज भी। जैसे मुझे थायराइड कैंसर हो गया था। आपको कैंसर हो गया? जी हाँ, 2010 की बात है और उस समय मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, लेकिन फिर मैं ऑपरेशन की वजह से मेंस के एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो उस वक्त डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने कुछ लिखना चालू किया और पेंटिंग्स बनानी चालू की, ताकि अपने जीवन में जो एक रुकावट आ गई है उसको अपने रंगों से, शब्दों से भर सकूं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में आ जाऊंगी और बाकी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी और यही जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। उसके अलावा मेरी मदर को भी अल्जाइमर्स है, जिसमें इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है। तो जीवन में कई दर्द मैंने ऐसे देखे हैं कि फिर मुझे लगा कि शायद रंग और शब्द ही उनको पूरा कर सकते हैं, उनकी पीड़ा को मिटा सकते हैं। और कहते हैं ना कि 1000 शब्द एक पेंटिंग पर भारी होते हैं, क्योंकि वो विषय ही ऐसा होता है जो आर्टिस्ट अपनी भावनाओं को कुरेद कर उसमें समा देता है। तो ऐसी कौन से आपकी भावनाएं होती हैं, ऐसा क्या सब्जेक्ट रहता है आपकी पेंटिंग का? मेरी पेंटिंग्स में ज़्यादातर मैंने जल रंगों से बनाए हैं, वाटर कलर से लैंडस्केप्स काफ़ी बनाए हैं। फिर लास्ट एग्जीबिशन मैंने नवंबर में की थी, जिसमें मैंने विमेंस की प्रॉब्लम्स को उठाया था कि एक औरत समाज में किस तरह की परेशानियों से गुजरती है। और एक उस पर भ्रूण हत्या पे बनाया हुआ मेरा चित्र काफ़ी फेमस हुआ और जिसे एक नॉवल में भी जगह मिली, नॉवल का कवर पेज बना। तो ज़्यादातर मैं विमेंस इश्यूज को मुद्दा रखती हूँ। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं ना कि कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में एक प्रेरणा बनकर आता है। आपकी लाइफ का कौन है ऐसा आदर्श? इंसान अपने आप को जितना खुद मोटिवेट कर सकता है, मेरे ख्याल से उतना कोई नहीं कर सकता। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बहरे बन जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमेशा, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको उत्साहित करते हैं, ज़्यादातर लोग आपको हतोत्साहित ही करते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है तो बस आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए, बस दिन रात उस काम में लगे रहना चाहिए।
आप सोशल वर्क भी करती हैं, साथ आपने लिरिक्स भी लिखे हैं बॉलीवुड मूवीज़ के लिए, उसके बारे में बताएंगे? जी, एक मूवी के लिए लिखे हैं अभी फ़िलहाल 3 गाने, लेकिन जब तक वो आ नहीं जाता तब तक कुछ कहना अभी नहीं कह सकती। और सोशल वर्क से ऐसे किसी NGO से नहीं जुड़ी हूँ, लेकिन जहाँ भी जिसे लगता है कि मैं उनकी अपने रंगों के और शब्दों के माध्यम से कुछ मदद कर सकती हूँ तो मैं हमेशा करती हूँ। अगर मेरी कला से कोई जागरूकता आ जाए समाज में तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और रिसेंटली इसका कोई एग्जाम्पल आप बताना चाहेंगे? जी, अभी कनौता में जो मूक बधिर बच्चों के साथ बलात्कार हुआ और उनका शोषण किया गया, तो उस पर आवाज़ संस्था ने जो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसके लिए मैंने एक पेंटिंग बना के दी उन लोगों को, और उन लोगों को एक स्लोगन भी दिया था। और जो यूथ आर्टिस्ट बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, यानी पेंटर बनना चाहता है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहली बात तो अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी क्षमताओं के बारे में सिर्फ आप ही जान सकते हैं। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि आप एक फील्ड को चुनिए, या तो आप आर्टिस्ट पेंटिंग करिए या राइटिंग करिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है। तो अगर आप किसी काम को जुनून के साथ कर सकते हैं, भले ही दुनिया आपको पागल कहे या कुछ भी कहे, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक अच्छी शायर भी हैं, तो हम चाहेंगे जाते जाते आप हमारे दर्शकों को अपनी शायरी का एक नमूना पेश कर देंगे? जी, अभी मेरी फिलहाल बोधि प्रकाशन से एक दूसरी किताब आने वाली है, मेरे प्रिय के नाम 100 संदेश। उसमें से एक संदेश आपको सुनाती हूँ। अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूँ मैं, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ। प्रेम जो अनुशासित हो तो प्रेम ही कैसा मेरे प्रिय। क्या बात है। और संगीनी प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले संगीनी प्रोग्राम में बुलाने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने की हिम्मत रखिए, क्योंकि अगर आप सफल हैं तो ताकि आपकी सफलता का कोई श्रेय ना ले सके, और आप असफल हैं तो आप किसी को दोष ना दे सकें। इरा जी, आप संगीनी प्रोग्राम में आए और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आप मिले पेंटर और राइटर इरा टाक से। फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन संगीनी प्रोग्राम के बारे में हम आपसे कहना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव हो या आप भी संगीनी में आना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है संगीनी, TTV राजस्थान 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है, आप हमें फेसबुक या ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो संगीनी का सफर आज बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नई संगीनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।